बच्चों यहाँ पे देखने वाले हम लोग क्लास 10th वालों के लिए, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन वालों के लिए जो भी एग्जाम देने वाले इस बार मैथमेटिक्स का यहाँ पे दोस्तों मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का, तो मैथमेटिक्स गणित का यहाँ पे हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो आप सभी को एग्जाम्स में पूछे जाते हैं 50% ऑब्जेक्टिव, जो एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें 4 विकल्प दिए जाते हैं आप लोगों के लिए। तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, हम लोग सभी क्वेश्चन को डिटेल में समझते हुए चलेंगे ताकि आपको अगर इस तरीके से प्रश्न पूछ जाएंगे तो आपको कहीं से भी किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर लेना, सारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरीके से नए वीडियो लेकर आऊँगा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। कुल प्रश्नों की संख्या आप लोग को 100 रहेंगे जिसमें से आपको 50 का ही जवाब देना है। 30 आपका लघु उत्तर रहेंगे जिसमें से 15 का जवाब देना है। 8 आपका दीर्घ उत्तर रहेंगे जिसमें से 4 का जवाब देना है। ठीक है, तो ये सारे था पैटर्न आप लोगों के लिए। फुल मार्क्स 100 रहेंगे, समय दिए जाएंगे 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं। वीडियो को अंत तक सभी देखना, सभी क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में समझते हुए चलेंगे और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, कहा गया है यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अगर समान होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो देखिए 3 शर्त आप लोग जानते होंगे। अगर मूल समान होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है 0। अगर मूल असमान होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अगर मूल असमान, ठीक है, और साथ में अवास्तविक होती है, अवास्तविक मतलब वास्तविक नहीं होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है। ठीक है, तो ये 3 आप लोगों को यहाँ पे शर्त पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों से क्या पूछा गया, मूल समान हो, तो मूल समान होने का ये शर्त क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हालांकि जो ये इक्वेशन दिया गया यहाँ पे, सबसे पहले इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब हम लोग को ये तो दिया गया है समीकरण क्वेश्चंस में, लेकिन जब इस तरह के प्रश्न आप लोगों के एग्जाम्स में पूछे जाएंगे तो आपको क्या करना है, जहाँ पे ये द्विघात है ना, मैक्सिमम घात कितना है 2 है, तो द्विघात बहुपद है ये, फिर द्विघात समीकरण है, तो हम लोग इसका व्यापक रूप लिखेंगे। ठीक है, तो व्यापक रूप जो होता है इसका क्या होता है, ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस आपका बी एक्स प्लस सी, यही होता है ना। और हालांकि ये क्वेश्चन में ही दे दिया गया है, कभी कभी आप लोगों को ए एक्स स्क्वायर की जगह पर बी एक्स स्क्वायर दे दिया जाएगा तो आप उसमें कन्फ्यूज मत होना, इसलिए मैंने व्यापक रूप भी आप लोगों को बता दिया। तो यहाँ से हम लोग तुलना करेंगे, ए का मान ए है, बी का भी मान आपको बी दिया गया है और सी का मान सी दिया गया है। ठीक है, इसको इससे तुलना करेंगे, इसको इससे तुलना करेंगे और इसको इससे तुलना करेंगे। समझ में आ रही ना। तो यहाँ पे सी बराबर सी। तो चलिए अब हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac जो दिया गया है शर्त में, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो यहाँ पे मान रखेंगे तो सेम है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर इस साइड लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 4ac। मैं इसलिए इस पर टाइम दे रहा हूँ दोस्तों ताकि आपको एग्जाम्स में इस तरीके के प्रश्न पूछ जाएंगे तो आप हड़बड़ाना नहीं और आप अच्छे तरीके से बता सकते हो इस प्रश्न को। ठीक है ना। तो चलिए हम अब लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। एक का यहाँ पे से उत्तर बी हो जाएगी ख। देखो सेकेंड नंबर का प्रश्न क्या कहा गया, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0 तो एक्स का मान निम्नलिखित में से क्या होगी। बहुत ही शानदार प्रश्न है। कहा गया है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3x है प्लस 12 बराबर 0 है, ठीक है ना, तो एक्स का मान यहाँ से पूछा गया, यहाँ पे पूर्णांक होगा इंटीजर्स। तो इसका हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स एक्स स्क्वायर है, मैक्सिमम घात कितना है 2 है, तो इसका हल जो होगा, हल जो होगी मूलों की संख्या वो 2 होगी। अब हम लोग 2 मान निकालते हैं इसका, या तो गुणनखंड विधि से निकालो या फिर आप लोग श्रीधराचार्य के नियम से निकालो। तो चलो श्रीधराचार्य के नियम से मैं निकाल देता हूँ। यहाँ पे एक्स बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही तो होता है फॉर्मूला। अब हम लोग क्या करेंगे, एक माइनस बी के जगह इसको तुलना करेंगे हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। ठीक है, तो एक यहाँ पे माइनस बी है तो माइनस 3 हो जाएगी, प्लस माइनस रूट अंडर में बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, माइनस 4 गुने एक के जगह पे है और सी के जगह पे 12 अपॉन यहाँ पे 2a, तो 2 गुने 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग इसको, देखो इसको कैलकुलेशन करोगे तो ये हो जाएगी आपको -3 प्लस माइनस रूट अंडर में 9 माइनस 12 चौके 48। देखो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस में आ गया है ना, माइनस में रूट में आ गया ना, -3 प्लस माइनस रूट अंडर 48 में से 9 गया आपका 37, तो ये हो जाएगा माइनस में 37 आ रहा है ना अपॉन 2। इसका मतलब मूल जो है वास्तविक नहीं है, क्या है, मूल वास्तविक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपको 2 का डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न था, बस आपको थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे यूज करना था इसको हल करने के लिए, ठीक है ना। बाकी ये सिंपल क्वेश्चन था यहाँ पे। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं कि एक वृत्त की परिमाप एवं क्षेत्रफल बराबर होती है तो वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी। काफ़ी शानदार प्रश्न है ये, कि एक वृत्त का कोई परिमाप दिया गया है, ठीक है,
और क्षेत्रफल दोनों का बराबर है, तो हम लोग जानते हैं भाई वृत्त का जो परिमाप होती है, ठीक है, बराबर क्या है क्षेत्रफल के, किसका, तो वृत्त का। चलो एक वृत्त मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ये कोई वृत्त है इसका, ठीक है, इसमें ये त्रिज्या है r, ये o है। तो यहाँ पे परिमाप क्या होता है, परिमाप को ही हम लोग बोलते हैं परिधि। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, ठीक है। और क्षेत्रफल क्या होता है भाई, πr²। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2πr बराबर पाई, r² है तो r गुने r, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एक r से एक r गया, पाई से पाई गया, तो r का वैल्यू कितना आ गया, 2 इकाई, क्या हो गया 2 यूनिट्स या फिर 2 मात्रक, ठीक है। तो 3 का सही उत्तर आपका ए इज द राइट आंसर। तो आप यहाँ से एक शर्त पता कर सकते हो, यहाँ से एक कंडीशन या फिर एक चीज़ याद रख सकते हो यहाँ से, कि अगर कोई वृत्त की परिधि और परिमाप, एक ही बात हुई, अगर कोई वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल अगर बराबर होती है तो वृत्त की त्रिज्या 2 होता है, क्या होता है, 2 होता है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। 4 नंबर कहा गया है कि 2 3 4 5 6 के माध्यिका होंगे। माध्यिका का मतलब होता है बीच की संख्या। सबसे पहले जो ये आंकड़ा दिया गया है उसको हम लोग या तो आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में सजाएंगे। तो याद रखना हमेशा आप आरोही क्रम में ही सजाना, सबसे छोटा को पहले लिखना, 2 3 4 5 6। हालांकि ये ऑप्शन क्वेश्चन में ही सजा के दिया था तो आपको ईजी हो जाता है बनाने हुआ। अब देखो बीच की संख्या लेंगे तो 1 2 3 ये बीच में आ रही है, फिर 1 2 3 इधर से भी ये बीच में आ रही है, इसका मतलब यही क्या होगा, माध्यिका होगा। ऑप्शन नंबर 4 का सी हो जाएगा, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। अगला है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। देखो ये कोई वृत्त है आपका, ठीक है, ये क्या है आपका वृत्त है ना, ये कोई त्रिज्या है इसका आर, इसको क्या है आर है, ये आर है आपका, ठीक है। तो वृत्त की जो सब जीवा किसको बोलते हैं, इसको हम लोग जीवा बोलते हैं। ये जो खींच रहा हूँ मैं लाइन, ये सारे क्या है, इसका जीवा है। तो एक ऐसा जीवा होगा जो इस केंद्र से होकर गुजरेगा, ठीक है, क्या होगा, इस केंद्र से होकर गुजरेगा, ठीक है ना। तो केंद्र से होकर गुजरने वाली जो जीवा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्यास, डायमीटर। तो इसको याद रखिएगा, व्यास बोलते हैं डायमीटर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं। बहुत ही सिंपल है, एक्स अक्ष के निर्देशांक ये एक्स होती है, ये वाई होती है। तो एक्स अक्ष पे तो एक्स का मान होगा, लेकिन वाई का मान क्या होगा, 0 होगा। तो एक्स को मान 0 क्या होता है, एक्स अक्ष का निर्देशांक। ये हो जाएगा आपका वाई अक्ष के निर्देशांक, ये वाई अक्ष के निर्देशांक कहलाएगा, ठीक है। तो इस दोनों चीज़ को आपको ध्यान में रखनी है। 6 का यहाँ पे से उत्तर ए राइट हो जाएगी। चलिए 7 देखते हैं कि 2 sin 58 डिग्री बटा cos 32 डिग्री का वैल्यू क्या होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये और सिंपल भी प्रश्न है। 2 इंटू साइन 58 डिग्री अपॉन यहाँ पे है cos 32 डिग्री, है ना। तो देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि अगर ये साइन और cos का वैल्यू 90 डिग्री आ रही है दोनों थीटा मिला के, जैसे यहाँ पे 58 प्लस 32 कितना है, 90 डिग्री आ रही है, तो इसका वैल्यू हो जाता है 1 के बराबर, ठीक है। तो ये 2 गुने 1, 2 ही इसका आंसर जो है हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ कैसे आता है ये। 7 का यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगी। देखो हालांकि एक आता कैसे है, देखो अगर साइन यहाँ पे 58 डिग्री है, क्या हम लोग कॉस को इस तरीके से लिखते हैं, कॉस 90 माइनस कितना घटाएंगे ताकि 32 आ जाए, तो 58 डिग्री घटाएंगे तो, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 2 साइन 58। अब बताओ कॉस 90 माइनस थीटा क्या होती है, देखिए कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपका साइन थीटा के बराबर हो जाता है, क्या होता है, साइन थीटा के बराबर। तो यहाँ से कॉस थीटा कितना है, थीटा, ये थीटा होता है, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस 58 डिग्री। तो साइन 58 और कॉस सॉरी यहाँ पे होता है कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा है ना यहाँ पे, तो साइन ये हो जाएगा थीटा की जगह पे 58। तो साइन 58 और साइन 58 दोनों इक्वल हो गया, तो ये कट जाएगी। तो यहाँ पे 2 गुने 1 क्या होता है, 2, ठीक है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट बता दिया कि अगर आप लोगों को ये दोनों मान 90 डिग्री की इक्वल आ रही है तो आप हमेशा क्या मानना, 1 मन लगाना, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग जो होता है वो कितना होगा। देखिए सभी घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 के बराबर होता है, क्या, 1 के बराबर। तो 8 का सही उत्तर आपको सी के साथ चलेंगे हम लोग। चलिए 9 नंबर देखते हैं कि एक चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होती है। बहुत ही सिंपल है, ax प्लस बी बराबर 0 होता है, ये एक रैखिक का, ठीक है।
इसी में होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर होता है 0। ये द्विघात समीकरण का। त्रिघात का होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये त्रिघात का होती है। हालांकि आप लोग के बुक में या फिर एग्जाम्स में ये त्रिघात तक ही पूछा जाएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा A9 का। चलिए अगला देखते हैं 10 नंबर की रूट अंडर 3 सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का वैल्यू कितना होगी। तो सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं, इस 2 को रखने देते हैं, रूट 3 को नीचे लेके आ जाएंगे, तो 2/√3 कितना हो जाता है अब इसका मान। √3/2 कॉस थीटा में कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका सेक 30 डिग्री। ठीक है, तो सेक से सेक गया, थीटा का वैल्यू कितना 30 डिग्री इज द राइट आंसर। क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2, तो ये कॉस 30 का उल्टा क्या हो जाएगा सेक 30, तो सेक 30 का वैल्यू हो जाएगा कितना 2/√3। समझ में आ रही ना, ये दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। 11 नंबर है कि 0.3 के ऊपर रेकरिंग का परिमेय संख्या में लघुत्तम रूप क्या होगी। तो जानते होंगे 0.3 के ऊपर रेकरिंग है, तो रेकरिंग हटाओ, नीचे में 9 हटाओ, तो 3 में यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो ये 1/3 इज द राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर आपका 11 का सी है, यही इसका राइट है। चलिए 12 देखते हैं कि 3 + 2√3 क्या होगी। देखिए 3 + 2√3 कौन सी संख्या भाई, तो 3 + 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे है अपरिमेय संख्या, क्योंकि √3 क्या है एक अपरिमेय संख्या है, 3 एक परिमेय संख्या है, तो अगर परिमेय और अपरिमेय को जोड़ते हैं तो हमेशा क्या आता है अपरिमेय आता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, 12 का बी। चलिए 13 नंबर देखते हैं कि बहुपद x² + 5x - 6 बराबर 0 का घात कितना है, घात। ठीक है ना, 0 नहीं है इसका घात जब भी पूछा जाएगा तो मैक्सिमम घात लगाना है। ठीक है, महत्तम घात, महत्तम घात इसमें कितना है 2 है, इसको घात बोलते हैं, तो इसमें घात कितने होंगे 2 होंगे। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 13 का डी सही उत्तर हो जाएगी। 14 नंबर देखते हैं कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है। देखिए मानक रूप अगर पूछा जाएगा ना, तो अभी जस्ट हम लोगों ने बताया है कि ये होता है ax² + bx + c बराबर 0 होती है। ठीक, ये ऑप्शन नंबर आपको सी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना, समीकरण है, बहुपद रहता तो ये बहुपद का व्यापक रूप है, बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, लेकिन इसमें एक और शर्त जुटा जाएगा आपको, ए का मान नॉट इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है, ए का मान जो है यहाँ पे वो नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अगर 0 हो जाएगा तो ये बी एक्स प्लस सी हो जाएगा, जो एक घातीय हो जाएगा। यहाँ पे 14 का जो है वो सी इज द सही उत्तर, यहाँ पे राइट हो जाएगी। 15 देखते हैं कि AP का nवां पद है। ठीक है, जबकि पहला पद A है, तो सार्वंतर D हो तो क्या होगा nवां पद, यही पूछा गया है, TN का वैल्यू पूछा गया है। तो A + n - 1 × D होती है, तो यही फार्मूला है A + n - 1 × D। तो 15 का सही उत्तर A राइट हो जाएगा। 16 देखते हैं कि सभी वृत्त जो होते हैं वो क्या होते हैं। देखो सभी वृत्त बोला गया है, तो ये भी वृत्त है आपका, ये आपका क्या है वृत्त है, ये भी क्या है आपका वृत्त है, ये भी क्या है आपका एक वृत्त है। ठीक है ना वृत्त। इस तीनों में एक कॉमन देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइज जो है, सिर्फ साइज अलग है, क्या है साइज अलग, बड़ा अलग है, लेकिन रूप आकार, ठीक है ना, रूप क्या है इसका एक है, रूप क्या है सिर्फ आकार में बड़ा है, सिर्फ आकार में बड़ा है, रूप तो एक ही है ना। तो जब भी ये सेम तरह के अगर कोई भी चीज़ देखे तो वो हमेशा क्या होगा आपका समरूप होगा, क्या होगा समरूप होगा। ऑप्शन नंबर 16 का बी। अब जैसे एक और उदाहरण देता हूँ मैं यहाँ पे, ये तो हो गया आपका वृत्त वाला। ठीक है, एक और चीज़ बताता हूँ, पूछा जाता है आप लोगों के एग्जाम में कि अगर कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये भी भुजा आपका ए है, ए है, ए है, ए है, ठीक है, ये बी है, ये भी आपका ए है, ए है और ए है, ये भी ए, तीनों त्रिभुज जो है समबाहु है, क्या है समबाहु। तो समबाहु त्रिभुज भी क्या होता है एक दूसरे समरूप होते हैं, क्या होता है समरूप। तो याद रखिएगा यहाँ से समरूप होते हैं। ठीक है, चलिए 17 देखते हैं कि बिंदु -4,5 में भुज क्या है, भुज तो देखिए P कोई बिंदु है -4,5, ठीक है,
सबसे पहला एक्स होता है और ये वाई होता है। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष, तो एक्स को हम लोग बोलते हैं भुज और वाई को बोलते हैं कोटि। तो एक्स को भुज बोलते हैं तो एक्स के जगह पे क्या है -4, तो यही क्या होगा आपका भुज होगा। तो -4 यहाँ पे आंसर हो जाएगी। चलिए 18 देखते हैं कि 1+10² ए बट्टा में 1+cot² ए बराबर क्या होगा। तो 1+10² ये होता है sec² ए, अब बट्टा में ये होता है आपका cosec² ए। हालांकि ये ऑप्शंस में है ही नहीं, तो हम लोग sec² ए को लिख सकते हैं 1/cos² ए, बट्टा में लिख सकते हैं 1/में cosec को sin² ए। इस साइन ऊपर में जाएगा तो बचेगा क्या sin² ए, बटा में ये हो जाएगा cos² ए। दोनों का मान हो जाएगा आपका tan² ए के बराबर। जो ऑप्शन नंबर आपका डी में है यही इसका सही उत्तर है, ठीक है, 18 का डी। चलिए 19 देखते हैं कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। कहा गया कि कोई वृत्त है, ठीक है, ये क्या है आपका, एक कोई वृत्त है ना। तो चलिए यहाँ से हम लोग एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक बिंदु से नहीं बोला गया है, ठीक है ना। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो अनंत हो सकती है भाई, कितनी, अनंत हो सकता है। यहाँ से भी खींच सकते हैं हम लोग इसको, फिर यहाँ से भी खींच सकते हैं, जैसे मन होगा वैसे खींच सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे भी खींच सकते हैं। तो अनंत यहाँ पे हो जाएगी इन्फिनिट, ठीक है। चलिए 20 नंबर देखते हैं कि एक वर्ग की भुजा एवं विकर्ण के बीच का अनुपात क्या होता है। देखिए वर्ग की भुजा क्या होती है, जैसे यहाँ पे देखो वर्ग किसको बोलते हैं हम लोग, इसको वर्ग बोलते हैं, ठीक है। आयत हो गया लेकिन वर्ग मानो आप लोग, ये वर्ग है, ये क्या है आपका वर्ग है। इसकी भी भुजा ए होता है, इसकी भी भुजा ए ए ए, सभी जगह बराबर होता है ना, चारों भुजा आपस में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। जब ए है और ये भी ए है तो ये आपका 90 डिग्री है, तो ये कर्ण हो गया। तो कर्ण का मान क्या होता है आपका, √अंडर में a² + a²। तो ये हो जाएगा √अंडर में 2a², तो a√2 हो जाएगी, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे a√2। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा क्या है, भुजा बटा में विकर्ण का अनुपात पूछा गया है। तो भुजा कितना है, ए है, विकर्ण कितना निकाला a√2, तो ए से ए गया, बचा कितना 1/√2। तो 1/√2 क्या है, यही इसका आंसर है 20 का बी, ठीक है। चलिए 21 देखते हैं कि 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। अगर कोई संख्या p/q के रूप में हो और q का मान 2 और 5 के रूप का होती है अभाज्य गुणनखंड, और p और q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होनी चाहिए, तो वो शांत दशमलव प्रसार कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 6/15 है, उदाहरण के साथ समझो तो आसानी से आएगा। इसमें कॉमन है लगता है, तो 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, तो 2/5 आ गया, ठीक है। तो ये आपका 5, इसका जो गुणनखंड निकालोगे तो 2 के पावर 0 और 5 के पावर हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, शांत दशमलव प्रसार हो गया। क्या हो गया, शांत दशमलव प्रसार, जो आपका ए में है, ठीक है। 21 का ए यहाँ पे राइट आंसर हो। जब इस तरह के प्रश्न और आएंगे तो मैं आपको और अच्छे तरीके से बताऊंगा। हालांकि बस छोटा सिंपल था ये, आप भाग दे के भी निकाल सकते थे। अगला है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक होती है तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, ये क्या है आपका स्क्वायर है, का मान क्या होगा। तो भाई x² + 7x + 10 है, इसके शून्यक है अल्फा और बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्या होगा, -b/a, तो -b कितना है -7/1, तो ये -7 हो गया। इसी का स्क्वायर पूछा गया था, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, तो -7 का स्क्वायर 49, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 49, तो 22 का यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगी। चलिए 23 देखते हैं कि द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 का शून्यक क्या होगी। तो देखो सिंपल है, x² + 3x + 2 के जो शून्यक होंगे वो आपका क्या क्या होगा, यही प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो x² + 3x + 2 के शून्यक यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। इसको गुणनखंड विधि से निकाल लो, x² + 2x + x + 2, ठीक है। ये 3x को 2 टर्म में तोड़ोगे तो यहाँ पे 2x और x आएगा, ठीक है। दोनों को जोड़ के 3x और गुना करके 2x² आना चाहिए। जो भी मान आया उसको पलट दो, ठीक है, माइनस में 2 और माइनस में 1, यही इसका आंसर हो जाएगा -2 और -1। हालांकि आप लोग निकाल सकते हो, यहाँ से x कॉमन लोगे तो x + 2 + 1 कॉमन लोगे तो x + 2, ठीक है। तो यहाँ पे x + 1 हो जाएगी ये, और x + 2 = 0, तो यहाँ से निकालेंगे x = -1 एक बार और x = -2, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, तो इसका ए। चलिए 24 देखते हैं कि महत्तम समावर्तक लघुत्तम
क्या होगा, ए गुने बी, ए बी का लघुत्तम समावर्तक ए बी बराबर कितना होगा। देखिए जब किसी भी HCF निकालते हैं हम लोग जानते होंगे HCF गुने LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, तो ए गुने बी के बराबर होगा। ठीक है, क्या होगा, ए गुने बी के बराबर। अगला प्रश्न है कि यदि 3 cot A बराबर 4 है तो साइन ए का वैल्यू क्या होगी। बहुत ही सिंपल है, 3 cot A का वैल्यू अगर 4 है तो यहाँ से cot A का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं 4/3, तो ये होता है B/P। तो H का मान निकाल सकते हैं 5 आ जाएगा, क्योंकि H का वैल्यू √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर √25 होगा, तो √25 का वैल्यू 5। तो साइन ए का वैल्यू पूछा गया ना, तो साइन ए का वैल्यू क्या होता है P/H। तो P का वैल्यू यहाँ से 3, तो 3 और H का वैल्यू 5, तो 3/5 इज द सही उत्तर यहाँ पे 25 का P। तो हम लोगों ने बच्चों यहाँ पे 1 से लेके 25 तक क्वेश्चंस किए हैं, जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और ये सारे बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल सेट क्वेश्चंस पेपर था, जो आप सभी के एग्जाम्स के में लगातार यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय सभी को। ठीक है।